हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। अपनी तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हम ये लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके अंतर्गत हम पर्यावरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पर्यावरण के ऑलरेडी मैं आपको 6 लेक्चर्स दे चुका हूँ। जिसने वे नहीं देखे हों प्लीज़ पहले उन्हें देखेंगे। और जो अपना टारगेट है आने वाली 25 जुलाई का कितना 120 प्लस, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा जैव विविधता का मापन। क्या पढ़ेंगे हम? जैव विविधता का मापन। इससे पहले जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता के प्रकार, ये सब मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। ठीक है, और कुछ प्रश्नोत्तरी भी, कुछ क्या प्रश्नोत्तरी तो वो तो चल ही रही है हमारी। एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं। और उनकी व्याख्या आप देख ही रहे होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षा में। आइए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता के मापन की बात करते हैं तो जैव विविधता का मापन 3 आयाम पर किया जाता है। ठीक है, ये 3 आयाम कौन से होते हैं? अल्फ़ा मापन, बीटा मापन और गामा मापन। अब ये होते क्या क्या है आइए जानते हैं। देखो, जब हम जैव विविधता का मापन केवल संख्यात्मक आधार पे करते हैं तो वह अल्फ़ा मापन कहलाता है। मतलब कि जब जीव विविधता का मापन केवल संख्यात्मक आधार पे होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अल्फ़ा मापन। ठीक है, जैसे परितंत्र की संख्या ज्ञात कर लेना, किसी जाति की संख्या ज्ञात कर लेना, प्रजाति की संख्या ज्ञात कर लेना, कुल संख्या ज्ञात कर लेना। कहने का मतलब है जब जैव विविधता का मापन केवल और केवल संख्यात्मक आधार पे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्फ़ा मापन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। जब हम जैव विविधता का मापन जीव की संरचना के आधार पे करते हैं, किस पे? जीव की संरचना के आधार पर करते हैं तो वह बीटा मापन कहलाता है। वहाँ संख्यात्मक आधार था और यहाँ पे क्या है? जीव की संरचना। जैसे शरीर का रूप, मतलब कि जिस जीव का मापन हो रहा है उन जीवों के शरीर का रूप क्या है, उनका रंग क्या है, रंग के आधार पे कर लेना, बनावट कैसी है उनकी। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बीटा मापन। इसके बाद है फिर हमारा गामा मापन। देखते हैं, जब हम जैव विविधता का मापन समग्र रूप से करते हैं, समग्र रूप में संख्यात्मक तो है ही है और साथ में हमारा संरचना भी है, समग्र आधार पे करेंगे तो उसे बोलेंगे हम गामा मापन। उसे गामा मापन कहते हैं। जैसे देखो, जैसे हमारा क्या है? संख्या है, संरचना है, जलवायु है, संख्या, संरचना, जलवायु, वातावरण, भोजन आदि। तो ये हमने जैव विविधता का मापन पढ़ लिया। जैव विविधता का मापन जिन 3 आधारों पे होता है वे 3 आधार हमने जान लिए हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा जैव विविधता का संरक्षण। मतलब कि जैव विविधता का संरक्षण किस आधार पे होता है। ठीक है, तो जैव विविधता का संरक्षण जो होता है 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है आपका स्वस्थानीय, जिसको हम इन सीटू बोलते हैं, और एक होता है बाह्य स्थानीय। बाह्य स्थानीय को हम क्या बोलते हैं? बाह्य स्थानीय को हम बोलते हैं एक्स सीटू। ठीक है, आइए जानते हैं इनके बारे में। जब हम जैव विविधता का संरक्षण जीव के प्राकृतिक आवास में रखकर करते हैं, मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट में रख के करते हैं, तो वह जैव विविधता का स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। मतलब कि जो जीव है उसको उसी के प्राकृतिक आवास में संरक्षित कर दिया तो उस प्रकार का संरक्षण हमारा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा स्वस्थानीय संरक्षण। ठीक है, जैसे देखो क्या क्या होते हैं, ये आपके राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, नेशनल पार्क्स, जैव मंडल होते हैं, आरक्षित क्षेत्र होते हैं, वन्यजीव अभयारण्य होते हैं। इन सभी के अंदर जीव को उसके प्राकृतिक आवास के अंदर ही संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे स्वस्थानीय संरक्षण।
ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, स्वस्थानीय संरक्षण के बाद होता हमारा बाह्य स्थानीय संरक्षण। नाम से ही क्लियर हो रहा क्या, बाह्य मतलब कि जब जीव को उसके प्राकृतिक आवास से हटाकर रखा जाता होगा। ठीक है, देखो भी जब हम जीव को या जब हम जैव विविधता का संरक्षण जीव के प्राकृतिक आवास से हटाकर, उसके प्राकृतिक आवास से हटाकर कृत्रिम वातावरण में करते हैं तो वह बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। जैसे आपका चिड़ियाघर, ठीक है, चिड़ियाघर में क्या होता है, चिड़ियाघर बन रहा है, शेर वहाँ से आएगा, भेड़िया उधर से आएगा, सबको उनके प्राकृतिक आवास से लाया जाएगा और वहाँ पे संरक्षित किया जाएगा। तो इस प्रकार के संरक्षण को हम क्या बोलेंगे, बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, अब ये तो हमने जैव विविधता के संरक्षण, इससे पहले हमने सबसे पहले पढ़ा जैव विविधता का मापन पढ़ लिया है। अब जैव विविधता के संरक्षण की बात कर ली। अब जानते हैं हम बहुत इम्पोर्टेंट जैव विविधता हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट होते क्या है, देखो सबसे पहले जानो, हॉट स्पॉट को उष्ण स्थल या संवेदनशील स्थल भी कहा जाता है। जो हॉट स्पॉट होते हैं इन्हें उष्ण स्थल या संवेदनशील स्थल भी कहा जाता है। हॉट स्पॉट का संप्रत्यय डॉक्टर नॉर्मन मायर ने 1988 ईस्वी में दिया था। हॉट स्पॉट का संप्रत्यय किसने दिया था, हॉट स्पॉट का संप्रत्यय डॉक्टर नॉर्मन मायर ने दिया था। कब दिया था, 1988 में। अब देखो हॉट स्पॉट होता क्या है, देखेंगे ऐसा स्थान विशेष जहाँ पर 1500 स्थानिक प्रजातियाँ विद्यमान हों। मतलब वहाँ पे कितनी, 1500 स्थानिक प्रजातियाँ विद्यमान हों, उनका 70% अस्तित्व समाप्त हो गया हो और 30% अस्तित्व शेष बचा हो, तो उसे संरक्षित करने के लिए उस क्षेत्र को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। सपोज ये कोई आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 1500 स्थानिक प्रजातियां रहती हैं। समय के साथ साथ क्या हुआ, इन 1500 का 70% कितना बैठेगा, 1500 का 70% लगभग 1050 बैठेगा। इतनी प्रजातियां विलुप्त हो गईं और मात्र देखो 30% कितनी बैठेंगी, लगभग 450। इतनी प्रजातियां शेष बची हैं। तो क्या करेंगे, इस स्थान को संरक्षित घोषित कर दिया जाए कि यहाँ पे कोई भी आलतू फालतू की एक्टिविटी नहीं होगी। जब इस स्थान को संरक्षित घोषित कर दिया जाएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हॉट स्पॉट। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, 1500 तो एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, देखते हैं। हॉट स्पॉट को आपातकालीन स्थल भी कहते हैं। हॉट स्पॉट को क्या कहते हैं, आपातकालीन उष्ण स्थल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें विशेष संरक्षण, विशेष रखरखाव की व्यवस्था होती है। ठीक है, इसमें क्या व्यवस्था होती है, इसमें विशेष संरक्षण या विशेष रखरखाव की व्यवस्था होती है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है आपातकालीन उष्ण स्थल। अब ये हॉट स्पॉट जान लिया तो अब ये भी जानेंगे हम कि हॉट स्पॉट की वर्तमान में संख्या क्या है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो हॉट स्पॉट की संख्या विश्व में 37 हॉट स्पॉट हैं, जिनमें से भारत में हैं 4। कौन कौन से हैं, एक तो जो पूर्वी हिमालयन है ना, जो ये हमारा जैसे सपोज करो ये भारत का नक्शा है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे आया है और ये जो हमारा पूर्वी हिमालय है, ठीक है, इनको हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है। पूर्वी हिमालय के बाद में हमारे कौन से हैं, पश्चिमी। ये तो पूर्वी हो गए, फिर पश्चिमी हिमालय भी हैं। सॉरी पूर्वी हिमालय तो ये हो गए हैं। फिर हमारा पश्चिमी घाट भी है, ये जो घाट है ना पश्चिमी दिशा का, ये वाला पश्चिमी घाट। फिर हमारा सुंडालैंड कौन सी है, देखते हैं। अंडमान से इंडोनेशिया तक का क्षेत्र, मतलब कि फिर से हम बनाते हैं इसको, देखो ये अगर भारत है हमारा तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो अंडमान से लेकर कहाँ तक, इंडोनेशिया तक का क्षेत्र, इधर तक का जो क्षेत्र है
इसे भी हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। और आपका है एक इंडो वर्मा क्षेत्र, यानी कि भारत म्यांमार दोनों में, ये भारत में भी आता है और म्यांमार में भी आता है, तो इसे कहते हैं इंडो वर्मा क्षेत्र। तो ये भारत के 4 हॉटस्पॉट है। वर्तमान में विश्व में कुल हॉटस्पॉटों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 37 है, भारत में 4 है। हॉटस्पॉट होते क्या है? कोई भी ऐसा स्थान विशेष जहाँ पर 1500 प्रजातियाँ विद्यमान रही हों, लेकिन समय के साथ साथ 70% प्रजातियाँ वहाँ की नष्ट हो गई, मात्र 30% प्रजातियाँ बची हैं, तो उस क्षेत्र को संरक्षित कर दिया जाता है और उसे कहते हैं हम हॉटस्पॉट। तो ये हमारी हॉटस्पॉट की भी बात हो गई है। फिर हॉटस्पॉट के बाद जानते हैं अगली हेडिंग है हमारी पर्यावरण का संरक्षण, यानी पर्यावरण के संरक्षण हेतु अभी तक कौन कौन से कदम उठाए गए हैं विभिन्न देशों के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन, बहुत इम्पोर्टेंट। स्टॉकहोम सम्मेलन मानव पर्यावरण का पहला सम्मेलन, मतलब कि मानव पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु जो पहला सम्मेलन हुआ था वो है हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन। कब हुआ था? ये 5 जून 1972 को हुआ था। इसका उद्देश्य था सभी के लिए एक ही पृथ्वी, यानी कि सभी को अपनी एक ही पृथ्वी मानना है, तभी उसको संरक्षित करना है। तो इसका उद्देश्य रखा गया था सभी के लिए एक ही पृथ्वी। किसका? स्टॉकहोम सम्मेलन का। फिर देखते हैं आगे क्या है। इस सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया था और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, उसका नाम था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान ही। उसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नैरोबी में। आइए अब आगे देखते हैं। इसी के उपलक्ष्य में 1974 से प्रत्येक वर्ष 5 जून को वर्षगांठ बनाई जाने लगी। 5 जून को क्या हुआ? वर्षगांठ बनाई जाने लगी। और 5 अप्रैल को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में बनाया जाने लगा। गलत है, इसको अप्रैल की जगह जून ही करो। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा इसी के उपलक्ष्य में। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया स्टॉकहोम सम्मेलन। हमने जान लिया है पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु जो पहला सम्मेलन था वो था हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन। इसके बाद है फिर हम जब पर्यावरण दिवस की बात आई है तो जान लेते हैं 2020 का क्या रहा था, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो भाई, जो 2020 का विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, इसकी टैगलाइन थी प्रकृति के लिए समय और इसकी थीम थी जैव विविधता। ठीक है, जो 2020 का अभी हाल ही में लेटेस्ट विश्व पर्यावरण दिवस बना था, उसकी टैगलाइन प्रकृति के लिए समय था और उसकी थीम थी जैव विविधता। ठीक है, फिर ये तो हमने स्टॉकहोम सम्मेलन जान लिया है। फिर इसके बाद दूसरा आता है हमारा पृथ्वी सम्मेलन। देखो, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम सम्मेलन के 20वें वर्षगांठ के तौर पर किया गया था। मतलब कि जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन था इसका आयोजन कब किया गया? 20वें वर्षगांठ के तौर पे। यानी देखो भाई, वो कब हुआ हमारा? स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था हमारा? 1972 में। तो इसमें 20 जोड़ दो तो कब हुआ होगा? ये 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन को 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो। इस सम्मेलन में 21वीं सदी के लोगों के लिए 21 नियमों का महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया। मतलब कि इस सम्मेलन में 21वीं सदी के लोगों के लिए 21 नियमों का महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया गया था, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन था, इस सम्मेलन में 21वीं सदी के लोगों के लिए 21 नियमों का महत्वपूर्ण एक दस्तावेज तैयार किया गया और उस दस्तावेज को एजेंडा 21 कहा जाता है। इस सम्मेलन में कुल 172 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? 172 देशों ने भाग लिया। फिर देखो, भारत में 2-3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव के कारण
मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव के कारण बहुत से लोग मारे गए थे। इसी के चलते 1986 में उद्योगों, कल कारखानों के लिए पर्यावरण संरक्षण और विकास के लिए नियम तैयार करने और उनका क्रियान्वयन करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। देखो ऊपर का तो हमारा हो ही गया। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ये तो था हमारा पृथ्वी सम्मेलन। देखो ये पृथ्वी सम्मेलन यहाँ पे समाप्त हो गया है। इसके बाद है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। देखो क्या हुआ था, 2-3 दिसंबर की रात की बात है ये। 1984 में भोपाल में एक प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हो गई थी और उस गैस के रिसाव होने के कारण बहुत सी संख्या में लोग वहाँ पे मारे गए थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आगे आने वाले समय में ऐसा न हो, 1986 में उद्योगों, कल कारखानों के लिए पर्यावरण को संरक्षण करने और उनके विकास के नियम तैयार करने के लिए और उनका क्रियान्वयन करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया, जिसे हम कहते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, कब पारित किया गया ये? 1986 में। क्यों? 2-3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सभी जितने भी कारखाने, उनके नियम बनाने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन बनता है सीधा, कब पारित किया गया था? 1986 में। इसके बाद है अब हमारा हेलसिंकी सम्मेलन। तो देखो ये हम पढ़ क्या रहे हैं, ये अलग अलग सम्मेलन है जो अपने विश्व पर्यावरण को संरक्षण करने हेतु, पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु जो अलग अलग समय पर नियम बनाए गए, कानून उठाए गए, उनके लिए जिन सम्मेलनों का आयोजन किया गया। तो उसी के क्रम में हमारा एक अगला सम्मेलन है हेलसिंकी सम्मेलन। इसका आयोजन कब हुआ था? 1974 में फिनलैंड में। फिनलैंड में एक हेलसिंकी नामक स्थान पड़ता है, हेलसिंकी। ठीक है, तो यहाँ पे 1974 में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन को हम क्या कहते हैं? उस सम्मेलन को कहते हैं हेलसिंकी सम्मेलन। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। मतलब कि समुद्र में विभिन्न देशों द्वारा प्रदूषण ना फैलाया जाए, तो इसलिए समुद्री पर्यावरण की रक्षा करने के उद्देश्य से एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हेलसिंकी में हुआ था। हेलसिंकी कहाँ पे? फिनलैंड में। तो इस सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है? हेलसिंकी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है और सिंपल है। नोट्स मेंटेन करते हुए चलेंगे और 120 प्लस को नहीं भूलेंगे जब तक मेरा साथ आपके साथ है। ठीक है, बहुत सिंपल बना देंगे, कोई नहीं। अभी बीच बीच में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी दे रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में आपको इतनी प्रैक्टिस मिलने वाली है। लेकिन वो प्रैक्टिस का लाभ तभी मिलेगा आपको, तब आप इन कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक हमारा सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन को बोला जाता है लंदन सम्मेलन। लंदन सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? इसका आयोजन 1975 में लंदन में हुआ था और इसका भी उद्देश्य समुद्री कचरे का निस्तारण था। यानी कि समुद्र में जो विभिन्न देशों द्वारा कचरा फैलाया जा रहा है, उसके निस्तारण हेतु एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था लंदन में। कब? 1975 में। उस सम्मेलन को क्या कहते हैं? उस सम्मेलन को कहते हैं लंदन सम्मेलन। इसी के साथ आगे आते हैं। फिर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, उसका नाम है वियना सम्मेलन। यह सम्मेलन जो था ओजोन परत संरक्षण हेतु उठाया गया पहला कदम। बहुत इम्पोर्टेंट, जो हमारी ओजोन परत है उसके संरक्षण हेतु जो पहला कदम उठाया गया था, तो उसके हेतु जो सम्मेलन किया गया था वो है वियना सम्मेलन। इसका आयोजन कब हुआ था? इसका आयोजन हुआ था 1985 में, लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ? 1989 से। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ओजोन परत संरक्षण के लिए, मतलब वैश्विक देखो ये थोड़ा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखते हैं। देखो इसका उद्देश्य था ओजोन परत संरक्षण के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, लेकिन क्या काम हुआ? जो ये सम्मेलन हुआ था, आपका वियना सम्मेलन हुआ था, इस पे वैश्विक सहमति न बनने के कारण यह असफल हो गया था। वैश्विक सहमति नहीं बन पाई थी,
जिस कारण ये असफल हो गया था। ठीक है, फिर आगे और कौन कौन से हुए थे ये हम आगे अपनी अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक जो आपको तैयार करना है, यहाँ तक के नोट्स मेंटेन कर लेंगे, उनकी रीडिंग करेंगे। इसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से आपको सारा पर्यावरण कंप्लीट कराया जाएगा। उधर मैं आपको CDP करा रहा हूँ, लगभग उसके भी 10-11 लेक्चर्स अभी तक दे चुका हूँ। ठीक है, इसी क्रम में इसके लेक्चर्स मिलते रहेंगे, इसके मीन्स पर्यावरण की। उधर मैथ्स आपको ऑलरेडी मिल ही रहा है। हिंदी थोड़ा सा रुका हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी समय की थोड़ी शॉर्टेज है, कुछ स्वास्थ्य भी थोड़ा वीक चल रहा था, टाइम का कुछ ऐसे ही रहता क्योंकि दिन में मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग में बहुत बिजी रहता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे टाइम मिलता है मैं आपको हेल्प करता रहूँगा और आप खुद पाएंगे कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपकी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8006088808। बस यही नहीं भूलना है। ठीक है, ये हर समय सपने में आना चाहिए, तभी अचीव होगा। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और उन सभी भाइयों बहनों तक इस चैनल को पहुंचाइए जो प्लीज़ घर पे बैठे हो, किसी न किसी कारणवश वो कोचिंग को एफर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ आपसे मैं क्षमा चाहूँगा और बहुत जल्दी आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।